आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके पहले मैंने आप लोग को बता दिया है वेयर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन मैंने कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो मेनली 3 टाइप्स का जानते भी होंगे आप लोग शायद। फर्स्ट, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सेकंड, ई जेड आइसोमेरिज्म। एंड लास्ट, सिन एंटी आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 टाइप्स का है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ई जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए इसको, सॉरी ई जेड नहीं, सिस ट्रांस, फर्स्ट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो, तो फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक तरफ मैं लिख देता हूं इधर सिस, आराम से समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। और दूसरी तरफ लिख दिया ट्रांस आइसोमर। एक सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो यहां देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे मैं लिख दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो होता था वो चेंज हो जाता था। मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला वगैरह सब चीज सेम, लेकिन उसका क्या होता था बाबू, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप चेंज कर जाता था इन स्पेस। ठीक है, आइए देखें, यहां पे मैंने लिख दिया CH3, यहां भी लिख दिया मैंने CH3 और यहां पर H। देखिए, दो CH3, 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका यही हुआ। यहां देखेंगे, दिस इज द CH3, दिस इज ऑल्सो द CH3 और ये क्या चीज H और ये क्या चीज H। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम, दोनों में 2 CH3 2 CH3, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। बट ओनली क्या चेंज हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर मीन्स इसका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे दोनों CH3 ऑन द सेम साइड और यहाँ पे दोनों CH3 क्या है, डायगोनली अरेंज्ड है। तो सिस आइसोमर्स किसे कहते हैं, सिस का मतलब एक चीज और अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेम साइड। बोलता है क्या चीज सिस आइसोमर, व्हेन द 2 सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड बट ऑन डिफरेंट कार्बन, बट ऑन डिफरेंट टर्मिनल कार्बन लिखिए, is called cis isomer, या but on different double bonded carbon is called cis isomer। ठीक है, सेम साइड में है। और ये क्या है बाबू, अपोजिट साइड में। ट्रांस का मतलब आप लिख सकते हैं अपोजिट, नहीं तो क्या चीज, डायगोनली। when the 2 same groups are on the क्या चीज, अपोजिट साइड अराउंड क्या चीज, टर्मिनल कार्बन, बट ऑन डिफरेंट टर्मिनल कार्बन इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस समझ गए। जब दोनों सेम साइड में रहेगा तो सिस, डायगोनली अरेंज रहेगा तो क्या लिखेंगे, ट्रांस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए, तो ये क्या कहलाया बाबू, दिस इज द सिस। ठीक है, अब देखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हुआ। क्या चीज, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये क्या चीज को दिखा रहा है, सिस। देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो कार्बन 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 ऐसे, दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और इसका अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखते हैं तो लाइक दिस होगा,
इस तरह से। तो कभी कभी ऐसे भी आपको डायरेक्ट दे दे तो हम लोग पहचान जाएंगे दिस इज नथिंग बट क्या चीज़, ट्रांस। अब बताओ तुम लोग डेफिनेशन लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू, लिखा जाए और खुद आप लोग लिखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे? इफ द टू सेम ग्रुप और एटम आर ऑन द सेम साइड but on different terminal atom is called, क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। क्या कहेंगे इसको? सिस आइसोमर। टर्मिनल का मतलब आप लोग समझे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इज कॉल्ड सिस आइसोमर। यहां देखेंगे बाबू, इफ द, यहां टू, इफ द टू सेम ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड but on different terminal atom is called क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस समझ गए बाबू। सिस क्या है? जब दो ग्रुप ऑन द सेम साइड रहे तो सिस, और जो दो ग्रुप अलग अलग साइड में रहे, अपोजिट रहे, एक दूसरे का डायगोनली रहे, तो उसको कहेंगे क्या चीज़? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कीजिए बाबू फास्ट। सिस को ऐसे दिखाएंगे, ट्रांस को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा, मैंने एक लिखा बाबू, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। सिंपल। अगर मैं बोलूं इसका नॉमेनक्लेचर आप कीजिए तो क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे 1 2 3 एंड क्या चीज 4। नॉमेनक्लेचर कर लिए। क्या लिखेंगे बाबू? ब्यूट 2 और क्या चीज इन, ब्यूट 2 इन। नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे सिस ट्रांस में लिखूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए अभी ये सिंपल है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका नहीं लिखे हैं, अब स्ट्रक्चर लिख रहे हैं इसका। देखिएगा दो फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, यहाँ मैंने लिख दिया H, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया H। सेम फॉर्मूला देखिएगा। यहाँ देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया मैंने CH3, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पे क्या चीज़ CH3। अब देखिए दोनों क्या हो गया? चेंज। दोनों आइसोमर्स में क्या हो गया? चेंज। पहले ये था ब्यूट 2 इन, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये ब्यूट 2 इन है, देखिए तो है या नहीं है? 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। यहाँ भी लिखेंगे ब्यूट 2 इन। बट अब दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग को कैसे पता चले? या इधर ये फॉर्म में है या इस फॉर्म में? तो कुछ नहीं, इसके नॉमेनक्लेचर में हम लोग बस यहाँ पे जोड़ देंगे सिस ब्यूट 2 इन। इससे पता चल जाएगा हम लोगों को कि इसका अरेंजमेंट किस तरह का है, सिस में है या ट्रांस में है। ये क्या है बाबू? दिस इज द ट्रांस ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से सिस और क्या होता है? ट्रांस का नॉमेनक्लेचर भी होता है। दिस इज द नॉमेनक्लेचर। ठीक है बाबू। यहां पे देखेंगे
H, ये याद रखिएगा बाबू, और इसी को मैं ऐसे लिख दिया, ये याद रखना है आप लोगों को। दोनों सेम ही है, नॉमेनक्लेचर तो आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें हम लोग, अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड, इसका भी वही होगा। लेकिन अगर इसको हम कॉमन नेम में लिखते हैं, क्या चीज़, कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम दोनों का क्या हो जाता है, चेंज। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, चेंज। IUPAC नेम कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं सिस 1 2 3 एंड 4 ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड, और इसको कह सकते हैं ट्रांस 1 ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, लेकिन इसका कॉमन नेम जनरली पूछा जाता है। कॉमन नेम इसका क्या होता है, अगर ये सिस में है बाबू, क्या चीज़ में, सिस में, तो इसको हम लोग कहते हैं मैलेइक एसिड कहा जाता है। अगर ये सिस में रहा तो इसको कहते हैं मैलेइक एसिड, मैलोनिक नहीं, मैलेइक एसिड। और अगर ये ट्रांस फॉर्म में रहा, ट्रांस, तो इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या चीज़, फ्यूमेरिक। अगर ये ट्रांस में रहा तो फ्यूमेरिक एसिड। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, जनरली पूछा जाता है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया सिस और क्या चीज़, ट्रांस का। ठीक है, सिस एंड ट्रांस। अब चलिए, यहाँ तो मैंने दिखा दिया, नॉर्मल जो होता है वो सिस ट्रांस मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइक्लोअल्कीन में सिस ट्रांस क्या होगा, साइक्लोअल्कीन में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले फास्ट, एक दो एग्जांपल भी बता देता हूँ पहले। चलिए फास्ट, चलो अब यहाँ देखिएगा। अच्छा बताओ, एक दो प्रैक्टिस कर लें हम लोग। Cl, H, H और Cl, बताइए ये सिस है या ट्रांस है, H, Cl, Cl और H, बताइए ये सिस है या ट्रांस। अब दोनों ग्रुप क्या है, डायगनली अरेंज्ड है। अगर डायगनली या अपोजिट साइड में है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस, और ये अगर सेम साइड में है तो दिस इज कॉल्ड सिस। तो ये आपका क्या हुआ, सिस एंड क्या चीज, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बाबू हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन। बेटाओ चलिए, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि साइक्लोअल्कीन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता था। नोट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन। ठीक है, बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या साइक्लोअल्कीन शो करता था, यस या नो। अगर मैं बोलूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, यस या नो, यस या नो, GI, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, यस या नो। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, यस या नो। ठीक है, अब आपको बताना है क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं। बाबू मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिस्कशन कराया था, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पॉइंट वाइज मैंने बताया था। तो मिनिमम मैंने बताया था 8 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड इन साइक्लोअल्कीन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहली बात, यहाँ 8 कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। तो पहले मैंने यहाँ लिख देता हूँ, देखिए क्या है, मिनिमम 8 कार्बन्स
are required to show geometrical isomerism in क्या चीज़? साइक्लोअल्कीन। कम से कम 8 कार्बन होना चाहिए रिंग में, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अराउंड, यहां लिख देते हैं अराउंड कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड इन साइक्लोअल्कीन। ठीक है, फर्स्ट। अब बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ करेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल करेगा। अब हमको बताना है ये सिस है या ट्रांस है, सिस या ट्रांस। तो बाबू देखो, एक बहुत इजी तरीका बताता हूं इसको सिस ट्रांस जानने के लिए। कुछ नहीं, इसका दो जो कान है ना, कैसे है? बाहर की ओर, बाहर की ओर है। जो कान है बाहर की ओर है, ऐसे है। उस कान को खींचो, खींचोगे तो इधर खींचोगे, खींचोगे तो इधर खींचोगे। दोनों कान को क्या कर लिए? खींच लिए। ठीक है, इससे पता चल जाएगा सिस है या ट्रांस। अब बताओ ये दोनों कहाँ है? सेम साइड में, तो इसको क्या कहेंगे? सिस। बहुत इजी टेक्निक। इसमें बताओ ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है। ये क्या है? सिस या ट्रांस? ये फर्स्ट नंबर है और ये मैं लिख दूं सेकेंड नंबर। यहां पे खींचेंगे, ये कान इधर खींचे, ये कान इधर खींचे, जैसे है उधर खींच दो, जैसे है उधर खींचो। ये क्या हुआ? ये 2 लिख देता हूं। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हुआ? इज सिस। सेकेंड में आओ, इसका कान किधर है? एक कान अंदर की ओर जा रहा है बाबू, इधर खींचो, और एक कान बाहर की ओर आ रहा है, अपोजिट खींचो। अब ये दोनों अपोजिट साइड में है। अगर अपोजिट साइड में है तो 2 नंबर जो है वो क्या शो कर रहा है आपको? ट्रांस। कुछ नहीं, कान पकड़ के खींच लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा साइक्लोअल्कीन में क्या चीज? साइक्लोअल्कीन में सिस एंड ट्रांस। यहां पे क्या ध्यान रखना है? मिनिमम 8 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड इन साइक्लोअल्कीन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, एक चीज मैं और लिखवाना चाहता हूं, बाद में मैं इसके बाद स्टेबिलिटी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी इसका यहीं पे लिखा देता हूँ। ठीक है, क्या बोलता है कि जनरल जो कंडीशन होता है बाबू, कौन ज़्यादा स्टेबल, सिस या ट्रांस? तो जनरली जो होता है ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, देखिए बाबू, टिल 11 कार्बन सिस साइक्लोअल्कीन, याद रखिएगा इसको, इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। याद रखना है इसको। टिल 11 कार्बन, 11 कार्बन तक आपका सिस चाहे कुछ भी हो, सिस मोर स्टेबल होता है। above 11 कार्बन ट्रांस साइक्लोअल्कीन इज मोर स्टेबल। क्या होगा? मोर स्टेबल। तो ये नोटेबल पॉइंट हुआ, ये याद रखना है। ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया है कि 8 कार्बन होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। और सिस ट्रांस कैसे देखेंगे? बहुत इजी तरीका बाबू, जिधर जा रहा है उधर कान उसका क्या कीजिए? खींच दीजिए, जैसे यहाँ खींचा यहाँ खींचा। सिस ट्रांस आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले आप क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। मीन्स आप सिस ट्रांस मैंने आपको बता दिया कंप्लीट कैसे होता है। अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस। बट प्रॉपर्टीज देखने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दूं जो यूज होगा। क्या है टॉपिक? वो जो आएगा भी आप लोगों को, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो आपको बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल से पढ़ना है, बट यहाँ पे मैं बस जितना यूज है उतना पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं देखते हैं डाइपोल मोमेंट। भाई डाइपोल है ही, इसका मतलब 2 पोल बनने वाला
मीन्स एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जैसे देखो बाबू, ये H और ये क्या चीज़, Cl, हाइड्रोजन और ये क्या चीज़, क्लोरीन। कैसे ये बॉन्ड बना होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मीन्स एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया होगा और एक क्या चीज़, क्लोरीन दिया होगा। ठीक है, आपको मालूम है कि HCl कैसे ब्रेक करता होगा, तो आप बोलेंगे H+ और Cl-। क्यों? देखिए क्या होता है बाबू, पहले यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, एक क्लोरीन का और एक क्या चीज़, हाइड्रोजन का। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम ये आपका क्या हुआ, दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बहुत कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो कम से कम आप ये याद रखिएगा बाबू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम आप लोग को याद रखना चाहिए, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या चीज़, आयोडीन। कम से कम इतना का याद होना चाहिए। इसका क्या होता है, 2.1, इसका क्या होता है, 2.5, इसका 3, 3.5, और फ्लोरीन का होता है मैक्सिमम, और कितना होता है, 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 4। क्लोरीन की भी होती है 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। तो कम से कम इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक चीज़ और, बिटवीन सेम एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिसाइड होता है, देखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन से, सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन sp का, sp2 और sp3। मीन्स किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, sp की, उसके बाद sp2 की, और क्या चीज़, sp3 की। अगर दो कार्बन एटम आ जाता है तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp आया वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 उससे कम और sp3 सबसे कम। बता दिया। आइए, तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी है क्या, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मीन्स अपनी और इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मीन्स अब देखिए क्या हो गया बाबू, H और ये क्या चीज़, Cl। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, टुवर्ड्स द क्या चीज़, टुवर्ड्स क्लोरीन, टुवर्ड्स क्या चीज़, क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ आ गया ये। मीन्स इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया बाबू, क्या चीज़, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर की ओर शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ऑब्वियस है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए दो पोल क्या हो गया, एग्जिस्ट। इसी को कहते हैं हम लोग डाईपोल। क्या चीज़, डाईपोल। और डाईपोल का सिंबल ये है, और ये क्या दिखाता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन towards more electronegative क्या चीज़, एटम। तो डायपोल मेनली है क्या बाबू, इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शोज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये शोज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शोज ऐसे लिखें, डायरेक्शन ऑफ लिखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और वर्ड जोड़ देते हैं, इजी हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीन्स ये डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अगर ये डायरेक्शन दिखा रहा है तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर। तो आप बोलेंगे कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूँ फास्ट। देखिए डायपोल के कारण अब यहाँ पे क्या हो गया, पोल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, पोलैरिटी लिखिए, पोलैरिटी इज क्रिएटेड। मीन्स एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ क्या हो गया, नेगेटिव। और ये सब किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो डायपोल है क्या? सिंपल सा बात, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पहला shows the shifting of electron towards more electronegative atom। ठीक है बाबू, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब बोलिए क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी ये? वेक्टर क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल। क्यों बाबू? क्योंकि ये कंप्लीट आपको शो कर रहा है क्या चीज? कंप्लीट शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे शो कर रहा है, इसका सिंबल क्या हुआ बाबू? तो सिंबल इसका होता है एरो, लाइक दिस। ये जो हेड पार्ट है, हेड, ये क्या दिखाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो टेल पार्ट है, ये दिखाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसको दिखाते हैं क्या चीज से? यू से। डायपोल मोमेंट यहां लिख देता हूं। डायपोल मोमेंट को कैसे दिखाते हैं? म्यू से। सही है। चलिए एक चीज और, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। मीन्स डायपोल मोमेंट अगर हुआ तो पोलर होगा। क्या होगा? पोलर। देखिए पोल एग्जिस्ट होगा। मीन्स आप ये लिख सकते हैं, अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या कहलाएगा वो? पोलर। अगर म्यू इज इक्वल टू क्या चीज? 0, तो आप लिख सकते हैं नॉन पोलर। दिखाता हूं एग्जांपल के साथ। म्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। मीन्स पोल एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सा बात, पोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ तो वहां पे पोल एग्जिस्ट करेगा। या कह सकते हैं पोलैरिटी नहीं करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा पोलैरिटी एग्जिस्ट होगा बाबू, मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज एग्जिस्ट होगा, वो किस चीज़ को दिखाता है? आयनिक कैरेक्टर को दिखाता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट के बारे में लेटर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा से डिस्कशन कर लेंगे बाद में। अभी थोड़ा सा और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है बाबू, नोट कीजिए इसको। यहाँ जैसे देखेंगे बाबू, अगर मैं पूछूं H और Cl, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? अब मैं पूछूं क्लोरीन एंड क्लोरीन, इसकी डायपोल मोमेंट क्या होनी चाहिए? ठीक है, आप क्या बोलेंगे? या मैं बोलूं कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसकी डायपोल मोमेंट क्या होनी चाहिए? लेटर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अब बताओ बाबू, यहाँ पे देखिए H और क्या चीज़? Cl। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएगा? टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अगर यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं है तो पोलर या नॉन पोलर, तो आप लिखेंगे दिस इज द पोलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा। देखो, एक पे नेगेटिव और दूसरे पे क्या चीज़? पॉजिटिव। अब यहाँ बताओ बाबू, देखिएगा, यही दोनों ने इलेक्ट्रॉन था, दोनों एक एक शेयर किया। अब दोनों सेम एटम है। अगर सेम एटम है तो ये भी उतना ही अट्रैक्ट करेगा और ये भी उतना ही क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दोनों इक्वल एंड क्या चीज़? अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। अगर 0 हुआ तो दिस इज द नॉन पोलर।
पोलर नहीं होगा। सही है। चलो अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट कर रहा है, लाइक दिस। इसमें किधर शिफ्ट करेगा बाबू, लाइक दिस। अब देखिए दोनों जो है इक्वल एंड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ डायपोल मोमेंट क्या होगा, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और, अब मैं सिस ट्रांस में दिखाऊंगा डायपोल मोमेंट कैसे वहाँ पे डिसाइड करते हैं। मिटाओ इसको बाबू। डायपोल मोमेंट समझ गए, ओनली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट होने वाला है। अगर दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट डायपोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूँ इसको। देखो डायपोल मोमेंट के कारण ही पोल एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पोल एग्जिस्ट क्यों किया, क्योंकि डायपोल मोमेंट आपका 0 नहीं है। अब यहाँ देखिएगा Cl और Cl, H और H, यहाँ देखिएगा Cl Cl H और क्या चीज़, H। अब हमको बताओ इसका डायपोल मोमेंट कैसे डिसाइड करें। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग कंसीडर नहीं करते, हाइड्रोजन को छोड़ के चलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन का ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है, यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। जनरली जो दूसरा ग्रुप अटैच्ड है उससे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब बताओ क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3, और इसकी क्या है बाबू, 2.5। अब इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट करेगा, किधर, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट करेगा, मीन्स डायपोल मोमेंट ऐसा रहेगा। ठीक है, इस साइड में कैसा होगा, लाइक दिस। क्या ये इक्वल एंड अपोजिट है, नहीं, मीन्स इसका नेट डायपोल मोमेंट किधर आ जाएगा, ऊपर। आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में बाबू, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, ऊपर की ओर। अगर मैं बोलूं कि इसका डायपोल मोमेंट क्या है तो आप बोलेंगे डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, 0। डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये कौन था, दिस इज सिस। सही है, प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ इसमें क्या होगा डायपोल मोमेंट, देखिएगा ये इस साइड से और ये इधर, इक्वल एंड क्या चीज, अपोजिट, और ये है क्या, दिस इज द ट्रांस। अब बताइए यहां पे डायपोल मोमेंट आपका क्या हो गया, 0। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। सही है, मीन्स सिस का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है लेकिन ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 है। आइए एक हम लोग और देखते हैं, चलो एक दूसरा CH3H और CH3। आप लोग तुरंत बनाइए इसको बाबू, और शिफ्टिंग हमको दिखाओ किधर से किधर होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट किधर से किधर हो रहा है। ठीक है, चलिए किधर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, दिस इज सिस एंड दिस इज द ट्रांस। चलिए किधर होगा, अब देखिए मैंने बोला जब दो सेम एटम आ जाए तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना बाबू। क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन। देखिएगा जैसे यहाँ पे भी कार्बन है और इसको भी मैं लिख देता हूँ ऐसे CH3। ठीक है, इजी हो जाएगा आपका। अगर मैं बोलूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए आप, तो क्या निकालेंगे आप, बहुत बाद में ज़रूरत पड़ने वाला है। क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 2 एंड 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। मैंने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है, sp2। अगर मैं इस कार्बन के बारे में बोलूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, दिस इज sp2, सॉरी sp3।
अब बताओ बाबू कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। मैंने बताया था बिटवीन सेम एटम में आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अब बताओ दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ये। तो आपका शिफ्टिंग क्या होगा, ऐसा। यहां पे भी शिफ्टिंग कैसा होगा, ऐसा। सही है। तो यहां पे नेट आपका कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, मीन्स डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, 0। कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब ये पोलर या नॉन पोलर, ये आपका पोलर होगा। दिस विल बी पोलर। चलिए, डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो क्या है, इसको ये कहेंगे पोलर होगा। यहां बोलेंगे बाबू ये जो है किधर की ओर जाएगा, ऐसे, क्योंकि ये sp2 और ये sp3, और ये किधर की ओर जाएगा, इस तरह से। दोनों इक्वल एंड क्या चीज़, अपोजिट। अब ऐसे देखिएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये क्या चीज़, नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे देखिए, इक्वल एंड क्या चीज़, अपोजिट। अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, 0। तो आप देख रहे हैं ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या है, 0, और सिस का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। ठीक है, चलो, ये तो नॉर्मल हो गया बाबू। सिस एंड ट्रांस का डायपोल मोमेंट हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा और नोट में करके लिखेंगे। इसे मैं पढ़ाते चल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाद में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा बाबू, आप थोड़ा सा संभल के पढ़िए। चलिए, Cl, ये नोट है। बताओ इसको कहेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड पारा। समझ गया ना, ये क्या है, पारा। दिस इज कॉल्ड मेटा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। पारा, मेटा एंड ऑर्थो। अब बोलेगा तीनों में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो पारा का तो दिख रहा है, सही बात, इक्वल एंड अपोजिट। अब कैसे पता लगाएं किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो आप लोग वेक्टर में एक फॉर्मूला पढ़े थे बाबू, रिजल्टेंट का, आर नहीं तो म्यू, यहाँ लिखता हूँ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर, जिसको आप आर बोले थे। आर वेक्टर में फॉर्मूला होता था, क्या होता था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स रिजल्टेंट और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है बाबू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका कॉस थीटा का वैल्यू कम होगा उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़्यादा। सही है। अब यहाँ देखो बाबू, ऑर्थो पारा में ये जो एंगल बना ये 180 डिग्री बनता है, ये जो बना ये 120 डिग्री बनता है, और ये जो बना वो क्या बना, 60 डिग्री बना, 60 डिग्री। और कॉस थीटा से कैसे है, मीन्स थीटा से, समझिए थीटा से बाबू, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, थीटा। अगर थीटा अगर ज़्यादा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, कम। तो अब बताइए किसका सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे ऑर्थो का ज़्यादा, उसके बाद मेटा, उसके बाद पारा। पारा तो ऐसे भी दिख रहा है बाबू, ये इधर और ये क्या चीज़, इधर, ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये क्या चीज़, इधर। तो ये इक्वल एंड क्या है, अपोजिट। और इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे कम। ऑलमोस्ट जो होता है ये इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, डायपोल मोमेंट इसका क्या होता है, 0। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइए सबसे पहली बात मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, सिस, और यहाँ लिख दिया ट्रांस, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। ठीक है, सिस एंड ट्रांस मैं लिखता हूँ, एक सिस और दूसरा ट्रांस। 3-4 प्रॉपर्टीज़ है, मैं देख लूँगा। डबल बॉन्ड, CH3H और H, ये सिस हुआ। दूसरा CH3H और H।
तो सबसे पहले मैं पूछूं कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, या इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, म्यू से। सिस या ट्रांस, तो आप बोलेंगे अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, सिस का ज़्यादा और ट्रांस का कम, ये मैंने पढ़ाते हुए तुरंत। अगर मैं पूछूं पोलैरिटी, तो पोलैरिटी क्या होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट, यहां पे लिख लीजिएगा, नोट में करके लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी की। ठीक है, क्या चीज, पोलैरिटी की। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा दो, समझिएगा। पोलैरिटी मीन्स सिस की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ट्रांस की क्या होगी, कम। नेक्स्ट अगला देखता है बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए यहां पे मैं एक चीज़ और बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो देखिए डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट की भी, ये याद रखिएगा। मैं समझाता हूँ क्यों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, मीन्स जितना पोलर रहेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। क्यों, देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, अब आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए एक प्लस और ये माइनस, और ये क्या चीज़, माइनस और ये क्या, प्लस, और दूसरा जो है यहाँ लिख दिया ऐसा। ये जो है दिस इज़ द पोलर और ये क्या है, नॉन पोलर। अगर पोलर है बाबू तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन है तो क्या ये एक दूसरे को छोड़ना चाहेगा, नहीं। इसका मतलब आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको क्या कीजिए, इसके बॉन्ड को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं दीजिएगा, हल्का सा हीट दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बॉईल करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बॉन्ड को पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ज़्यादा। आया समझ में। इसलिए डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, ये देख लीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये नॉन पोलर है, नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। भाई पोल ही नहीं है तो अट्रैक्शन होगा कैसे, अट्रैक्शन नहीं होगा तो आराम से अगर किसी मैंने फैमिली में कोई अट्रैक्शन नहीं है उसको आराम से आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं पे अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो यहाँ एमपी लिख दें। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पैकिंग। जिसकी पैकिंग अच्छी होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अच्छा। जैसे देखो बाबू, मैं सिंपल आपसे पूछूंगा कि किसकी पैकिंग अच्छी, आपको बतानी है। मैं यहां दिखाता हूं, चलो ये जो है दिस इज द बिगर और ये क्या है, स्मॉलर, फिर बिगर और उसके बाद क्या चीज़, स्मॉलर। मैं समझा के दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने एक बिगर मॉलिक्यूल लिया यहाँ, देखना बिगर, उसके बाद क्या चीज़ लिया, स्मॉलर। पैकिंग देखना है किसका अच्छा है। फिर क्या है इसके बगल में बाबू, बिगर, और फिर इसके नीचे क्या है, स्मॉलर। मीन्स इसी तरह से ये रिपीटेड होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, बिगर, और फिर इसके नीचे क्या होगा, स्मॉलर। ठीक है, ये दिखा रहा हूं सिस का और ये है ट्रांस। अब यहां देखिएगा, ये है बिगर, उसके बाद स्मॉलर, उसके बाद ये देखिएगा
ये लिख देता हूँ, ये बिगर है और ये क्या है, स्मॉलर, बाद में समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ बताओ, फिर यहाँ पे क्या आया, स्मॉलर, और फिर यहाँ पे क्या आ गया बाबू, बिगर। फिर इसी तरह से ये रिपीट कर रहा होगा, ये यहाँ पे क्या आ गया होगा, बिगर, बिगर, ठीक है, और फिर ये क्या हो गया होगा, स्मॉलर। अब आपको बताओ कौन ज़्यादा पैक्ड लग रहा है, ये वाला या ये वाला, सिस या ट्रांस। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्या है, मोर पैकिंग, और ये क्या है, लेस पैकिंग। तो जहाँ ज़्यादा पैकिंग होगा वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, ट्रांस की ज़्यादा और सिस की कम, ठीक है। एक चीज़ और, चलिए स्टेबिलिटी अब देखते हैं। स्टेबिलिटी, इसको नोट कर लो बाबू, स्टेबिलिटी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर वाला केवल मिटाऊंगा। चलिए स्टेबिलिटी देखते हैं हम लोग। देखो अब कौन सा पॉइंट आ गया, स्टेबिलिटी का। देखना, देखिए जहां पे रिपल्सन ज़्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। यहां देखिएगा CH3H, CH3 और क्या चीज़, H, H, CH3 और क्या चीज़, H। अब यहां पे दोनों बिगर ग्रुप, बिगर जो ग्रुप है क्लोज है, क्लोज है तो क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा, और क्या लिखेंगे, लेस स्टेबिलिटी होगा। बोलो हाँ है ना। दोनों बिगर क्या है, बहुत नज़दीक। अगर नज़दीक है तो रिपल्सन दोनों के बीच में क्या होगा, ज़्यादा, और ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और यहाँ पे देखिएगा दोनों बिगर ग्रुप जो है, बिगर ग्रुप क्या है, अपार्ट, अपार्ट है, शॉर्ट में लिख रहा हूं अपार्ट, लेस रिपल्सन, मोर स्टेबल। लेस रिपल्सन के कारण ये ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। एक और लास्ट यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी, चाहे ऊपर लिखता हूँ, चलिए इसको मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ बाबू, नीचे वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। बस ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट और ऊपर लिख देता हूँ, इसको आप नीचे लिख लीजिएगा। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। 6 solubility in water, solubility in water, ठीक है। अब देखिए solubility in H2O। H2O होता क्या है, ये होता है पोलर। H2O क्या होता है, पोलर। पोलर का मतलब बाबू HO और H, देखिएगा इस पे कौन सा निगेटिव और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। निगेटिव और क्या चीज़, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोलर होता है। तो पोलर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, पोलर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो जो ज़्यादा पोलर होगा वही सॉल्युबल होगा, क्योंकि पोल पोल के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा और सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। ऐसे भी एक टर्म होता है लाइक डिजॉल्व, लाइक मीन्स जैसे को तैसा। अगर पोलर है तो वो कहाँ ज़्यादा सॉल्युबल होगा, पोलर में। अगर नॉन पोलर है तो कहाँ ज़्यादा सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में, ठीक है। तो अब बताइए कौन ज़्यादा पोलर है, कौन ज़्यादा पोलर है, सिस। तो अगर सिस ज़्यादा पोलर है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ H2O किसकी ज़्यादा होगी, सिस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, और ट्रांस की कम।
केमिकल बॉन्डिंग में एक है बाबू लाइक डिजॉल्व, क्या चीज़, लाइक। और यहाँ पे सिस क्या है, पोलर, तो क्या होगा, मोर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल। ठीक है, तो चलिए ये हुआ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस। इसको बस 2 मिनट में हम लोग समेशन कर लेते हैं, इसका एकदम सम अप कर लेंगे पूरा, सच कुछ नहीं पढ़ना। देखिएगा, मिटाओ इसको, इधर देखते हैं, चलिए 1 मिनट। देखो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होती है, देखो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होती है, सिस ग्रेटर देन ट्रांस, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होगा वो सिस का ज़्यादा। तो सबसे पहली बात, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, उसके बाद पोलैरिटी ज़्यादा होगी, उसके बाद सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और लास्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस का क्या चीज़, कम। अगला, ट्रांस ग्रेटर देन सिस। सबसे पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ट्रांस की। स्टेबिलिटी क्या होगी, ट्रांस की ज़्यादा होती है। तो 2 चीज़ कम से कम, और एक और स्टेबिलिटी तो हो ही है। चलिए कम से कम 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, किसका, ट्रांस का। ट्रांस का ये 2 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी। ठीक है बाबू, तो चलिए ये रहा कंप्लीट डिस्कशन अबाउट क्या चीज़, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक, नोट डाउन कर लीजिए।